हेलो एवरीवन, है ना? जहाँ से कल लास्टली हमने एंड किया था वो उसी से आगे बढ़ेंगे। यानी कल हमने केस 1 पढ़ा था मैकेनिज़्म का, आज मैकेनिज़्म का केस 2 पढ़ेंगे। मतलब अभी हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए ऑर्डर निकाल रहे हैं, क्योंकि एलिमेंट्री के निकालना बड़ा आसान था। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स के लिए निकाल रहे हैं तो 2 केसेस पढ़ेंगे। एक में आपको कंसंट्रेशन गिवन होगी और क्या गिवन होगा और उसके बाद रेट गिवन होगा। दूसरे में आपको मैकेनिज़्म गिवन होगा। तब कैसे निकालेंगे? तो ये दूसरा केस है, उसका मैकेनिज़्म 2 ही केस बनते हैं। तो दूसरा केस है मैकेनिज़्म। इसके ऊपर एक एग्ज़ाम्पल से मैं बताता हूँ, ठीक है? तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं सबसे पहले तो। एग्जांपल क्या है हमारे पास? 1 सेकंड, हाँ। तो एग्जांपल है हमारे पास अ, 2O3। 2O3 से हमारा जो बन रहा है वो बन रहा है 3O2, है ना? और ये हमें दिया हुआ है, मतलब ये गिवन है। अब इस ये बन कैसे रहा है वो बताया जाएगा, है ना? ये बन कैसे रहा है वो बताया जाएगा। तो स्टेप 1 क्या है इसके लिए? देखो स्टेप 1 ये है कि O3 जो है वो है इस तरीके से लिखा हुआ है यहाँ पर, है ना? इस तरीके से लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है O2 प्लस O, इस तरीके से। हाँ जी, O2 प्लस। दूसरी चीज़ ये लिखी हुई है स्टेप नंबर 2, 2 स्टेप्स में बन रहा है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मोर देन 2 स्टेप ही लेगा, 1 स्टेप तो लेगा नहीं वो, है ना? ये दूसरा स्टेप है। दूसरे स्टेप पे लिखा हुआ है O3 प्लस O, 1 सेकंड, है ना? दूसरे स्टेप में उन्होंने क्या लिखा हुआ है? दूसरे स्टेप में हमें लिख के दिया हुआ है O3 प्लस O, हमें दिया हुआ है O3 प्लस O इज़ इक्वल्स टू में 2O2। और ये बताएँगे कि कौन-सा फ़ास्ट है और कौन-सा स्लो है, कौन-सा पहले हो रहा है, कौन-सा लेट हो रहा है। तो ये जो है वो तो फ़ास्ट स्टेप है ना? जल्दी हो जाएगा, फ़ास्ट है। और ये जो है ये स्लो है ना? ये है, ये स्लो है। 2 स्टेप हमारे पास दिए होते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा स्टेप अगर दिए जाएँ तो वो एक रिएक्शन जो होता है वो होता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ये फ़ास्ट है और ये स्लो है, ठीक है? अब इसे करते कैसे हैं सॉल्व? ठीक है? इसे सॉल्व करने से पहले इसे करते कैसे हैं सॉल्व? एक बारी हम इसको सॉल्व करेंगे पहले, लेकिन इससे पहले कुछ हमें स्टेप्स याद रखने होंगे। वो स्टेप्स क्या हैं? पहले वो स्टेप पढ़ लेते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आते हैं, ठीक है? एक रिएक्शन आपको नोट कर लेनी होगी। तो यहाँ पर जो रिएक्शन अब तक लिखी हुई थी, वो हम एक प्री रिटन फॉर्म में लेकर आ गए। ठीक है? तो वो रिएक्शन यही थी कि 2O3 से 3O2 बन रहा था और ये 2 रिएक्शंस 2 तरीके की हो रही थी। बेसिकली ये कुछ इस तरीके का है ना? और ये बोला गया था कि ये फ़ास्ट है और ये क्या बोला गया था कि ये स्लो है। ये फ़ास्ट है और ये स्लो रिएक्शन है और ये मेन रिएक्शन थी। इस रिएक्शन को करने में ये 2 प्रोसेसेस लग रही हैं। अब हम ज़रा ये समझ लेते हैं कि एक बारी करने का प्रोसेस क्या है? क्या स्टेप्स हैं? उसके बाद ही ये सॉल्व आउट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला जो स्टेप है ये कि रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइंड फ्रॉम अ स्लोवेस्ट स्टेप। ठीक है? रेट ऑफ रिएक्शन को आप हमेशा स्लोवेस्ट स्टेप से पता लगाना स्टार्ट करोगे। जो भी स्लोवेस्ट स्टेप होगा ना, जैसे सेकंड वाला स्टेप स्लोवेस्ट था, तो हम वहां से पता लगाना स्टार्ट करेंगे। और ये आरडीएस क्या है? इसी को कहते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, है ना? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, आप इसे कहोगे रेट। तोड़ तोड़ कर तो हर एक रिएक्शन तो एलिमेंट्री हो जाएगा। इंटरमीडिएट स्टेप इसके अंदर नहीं लेंगे। नाउ व्हाट इज इंटरमीडिएट इन दिस? इंटरमीडिएट हम नहीं लेंगे, ठीक है? तो ये आप नोट कर सकते हो। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमने 3 पॉइंट्स नोट कर लिए। एक तो कि हम स्लोवेस्ट स्टेप से स्टार्ट करेंगे, है ना? एक तो हम स्लोवेस्ट स्टेप से स्टार्ट करेंगे। अब इसमें स्लोवेस्ट क्या है और फास्टेस्ट क्या है ना? इसमें स्लोवेस्ट हमारे पास है, ये वाला रिएक्शन स्लोवेस्ट है और ये वाला रिएक्शन फास्ट है। ये वाला रिएक्शन फास्ट है हमारे पास, ठीक है? बहुत अच्छा, ये रिएक्शन फास्ट है। अब हमें स्लोवेस्ट स्टेप से लेके फास्ट स्टेप तक बढ़ना है। तो इसमें इंटरमीडिएट क्या होता है? इसके अंदर देखो बन कैसे रहा है? ये है 2O3 से 3O2। यहाँ पे O3 है, O3 है, O2 है, 2O2 है, लेकिन ये O है ना, ये जो O है, ये इंटरमीडिएट होता है। ये इसके अंदर नहीं है, इसका मतलब ये इंटरमीडिएट है। जो भी रिएक्शन के अंदर यानी फाइनल प्रोडक्ट के अंदर, फाइनल रिएक्शन के अंदर जो फाइनली लिखी जाएगी, उसके अंदर नहीं है, उसे हम इंटरमीडिएट कहते हैं। वो बीच का है इंटरमीडिएट, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको हटा दो या कुछ भी कर दो। है ना? इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को आप नोट करिए कॉपी के अंदर और फिर हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, है ना? रेट लॉ, ये वही पूछेगा रेट लॉ क्या है? ठीक है? ये उसी क्वेश्चन को देगा और उसी तरीके से ये पूछेगा कि रेट लॉ क्या है? तो कैसे निकालते हैं? सबसे पहले हम स्लोवेस्ट स्टेप को देखते हैं। तो स्लोवेस्ट जो हम स्लोवेस्ट स्टेप है कहते हैं अकॉर्डिंग टू स्टेप 2। जैसे हमारे पास स्टेप 2 जो था वो स्लोवेस्ट था, ये तो पता है। तो अकॉर्डिंग टू हम लिख रहे हैं स्टेप नंबर 2, ठीक है? अकॉर्डिंग टू स्टेप नंबर 2। तो स्टेप नंबर 2 पे अगर हमें कोई कहे दे रेट लिखने के लिए, तो हम रेट कल से लिखते आ रहे हैं। रेट कैसे लिखते हैं? R इज इक्वल्स टू K टाइम्स में हमने ले लिया O3 को, है ना? हमने ले लिया O3 को और उससे डिवाइड कर लिया O को। जैसे कि हमें दिखा देता हूँ यहाँ पर कैसे हमने लिखा इसको, तो ये देखो।
है ना, एक बार पीछे चलते हैं। चलो हाँ ये रहा। तो ये रहा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप से हमने सेकंड स्टेप उठाया O3 और O, ये हमने रेट लिख लिया अकॉर्डिंग टू स्टेप नंबर 2। अब आगे बढ़ते हैं, है ना, हमने स्टेप नंबर 2 से ये लिख लिया। अब इसमें हमें ये कहा गया था कि आप स्लोएस्ट स्टेप से स्टार्ट करोगे, पहला फंक्शन तो फॉलो हो गया। दूसरा ये था कि हर एक एलिमेंट्री रिएक्शन का हर एक पार्ट, सॉरी हर एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का हर एक पार्ट एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो हमने वो भी देख लिया कि ठीक है। तीसरी बात लिखी थी कि इसके अंदर इंटरमीडिएट नहीं होगा ना, व्हाट इंटरमीडिएट दोनों में से है कौन, वो ये है इंटरमीडिएट, ऑब्वियसली इंटरमीडिएट हमें इसे रिमूव करना होगा। इसे रिमूव कैसे करेंगे? अगर हम इसे रिमूव करेंगे ना, कैसे करेंगे रिमूव, तो वो स्लाइड्स में दिखाता हूँ रिमूव कैसे करेंगे, है ना। ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है हमारे पास कि यहाँ पर हमारे पास क्या लिखा हुआ है, जैसे पहला स्टेप आप देखोगे तो O3 से O2 से O बन रहा है। अगर इसके लिए मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख लूं, मतलब के इक्विलिब्रियम लिख लूं इसके लिए, तो यहाँ से के इक्विलिब्रियम अगर हम इसके लिए लिख लूं तो के इक्विलिब्रियम कैसे लिखते हैं, एज वी हैव डिस्कस्ड इन क्लास 11, हम इसलिए अगर के इक्विलिब्रियम लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखते हैं, अगर इसके लिए के इक्विलिब्रियम लिखेंगे तो देखो इसके लिए हम लिखना चाहते हैं के इक्विलिब्रियम, तो के इक्विलिब्रियम लिखने का तरीका क्या होता है कि प्रोडक्ट को इस साइड रख दो, है ना, प्रोडक्ट को ऐसे रख दो। जब आपने प्रोडक्ट को इस तरीके से रखा तो आप उसके नीचे डिवाइड कर दो किसका, जो भी कौन है रिएक्टेंट है ना, जो भी रिएक्टेंट है, इस तरीके से लिखते हैं। अब अगर मैं इस O को हटाना चाहता हूं, मान लेते हैं हमें इस O को यहां से रिमूव करना है, तो इस O की जगह इस O को यही रहने दूं और इसको उधर भेज दूं, इसको नीचे भेज दूं, तो O तो रिमूव हो गया। तो मैं ऐसा कर सकता हूं, है ना। हमने लिख लिया फर्स्ट रिएक्शन से हमने के इक्विलिब्रियम लिख लिया, सेकंड रिएक्शन से हमने ये लिख लिया। ये बात आई है सेकंड से, है ना, और ये बात आई है, ये हम लिख देते हैं फ्रॉम सेकंड, ये सेकंड से आई हुई है, और ये आई हुई है के इक्विलिब्रियम फ्रॉम वन से, है ना, 0 1 से। तो अब क्या करते हैं कि इसकी जगह O को रिमूव कर देते हैं। कैसे रिमूव करेंगे, तो O को वहीं छोड़ दो और के इक्विलिब्रियम के पास दोनों को ले आओ, है ना, के इक्विलिब्रियम के पास दोनों को ले आते हैं हम एक बारी। देखो कैसे लेकर आएंगे, के O3 अपॉन में O2, इस तरीके से KO3 अपॉन में O2, और क्या करते हैं कि O को वहीं छोड़ दिया हमने, तो हमने, तो अब क्या करेंगे वहां पे O को रिप्लेस कर देते हैं। कैसे रिप्लेस करेंगे O को, तो O को हम यहां से उठाकर यहां रखते हैं। अब ये अगर ये पहली पार्ट हो गया तो इसके अंदर हम O को रिमूव कर सकते हैं, है ना, यहां से O को रिमूव कर दो। आप जब O को रिमूव करोगे तो आपको क्या मिलेगा, R डैश, जो नया R डैश रेट कांस्टेंट R डैश इज इक्वल्स टू में, है ना, जो नया आर मिलेगा, नहीं आर डैश नहीं, बेसिकली ये आर ही होगा क्योंकि रेट यहाँ पर वो है कि कांस्टेंट रहेगा, ऑब्वियसली रेट कांस्टेंट रहेगा ना। तो आप लिखोगे के डैश, जो कि नया कांस्टेंट के, क्योंकि के डैश, अब देखो के, ये एज इट इज हमने के उतारा यहाँ पर, O3 को एज इट इज उतारो, है ना। आपको क्या करना है, O3 को एज इट इज उतार देना है यहाँ पर, ठीक है, और O की जगह क्या लिख देना है, O की जगह क्या लिख दो, O की जगह ये लिख दो जो के इक्विलिब्रियम हम लेकर आए हुए हैं, है ना, के इक्विलिब्रियम जो लेकर आए हुए हैं उसको लिख देते हैं O की जगह। तो देखते हैं क्या करते हैं एक बारी। ये तो ऐसा ही हो गया, और यहाँ पे हमने लिखा के इक्विलिब्रियम, और जो वैल्यू हम लेकर आए हुए हैं O की जगह लिख दिया O3, और कुछ वैल्यू आ गई O2, है ना, यही तो है O2। अब क्या करते हैं कि एक काम करते हैं कि R की वैल्यू तो R ही रहेगी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो चेंज नहीं होने वाला, तो इसको इस तरीके से लिख ले के इक्विलिब्रियम, है ना, के इक्विलिब्रियम, के इक्विलिब्रियम, और यहाँ पे लिख दिया हमने O3, और यहाँ पे हमने लिख दिया O, एक मिनट, O3 टू टाइम्स है, वैसे O3 का स्क्वायर बोल सकता हूं मैं, है ना, O3 टू टाइम्स है, ये एक O3, ये एक O3, तो O3 का स्क्वायर हो जाए, क्वेश्चन में भी ऐसे ही होगा, और ये O2। अब अगर मैं इसको एक नई वैल्यू बोल दूं, इस के इक्विलिब्रियम को एक नई डैश वैल्यू बोल, के डैश बोल देता हूं, एक नई वैल्यू बोल दी, तो इसके फाइनल आंसर में मैं इस तरीके से लिख सकता हूं। इसी बेस पे एक क्वेश्चन हमेशा 3 बार ही पूछा गया है। तो के इक्विलिब्रियम यहाँ पर O3 का स्क्वायर हो गया, है ना, और यहाँ पर आप देखोगे तो O3 का स्क्वायर हो गया, और यार यहाँ पर O2 का स्क्वायर हो गया, सॉरी O2 का स्क्वायर नहीं, मतलब O2 हो गया। तो ये फाइनल रिजल्ट होता है हमारे पास, फाइनल आंसर यही होता है। और इस तरीके से मतलब किया कुछ नहीं है, आप रिएक्शन देखा, सेकंड रिएक्शन से स्टार्ट करना है, सेकंड रिएक्शन को एज इट इज रख दो, उसके अंदर जो भी इंटरमीडिएट हो उसको फर्स्ट वाले रिएक्शन से रिप्लेस करवा दो, है ना, फर्स्ट वाले रिएक्शन से रिप्लेस करवा दो, बात बन जाएगी, बस सिंपल, यू कैन नोट। आगे बढ़, देखते हैं और क्या स्लाइड्स में, है ना जी, वही देख लेते हैं। चलो आगे हमारे पास अगर इसका आपसे ऑर्डर पूछ ले तो सिमिलरली ऑर्डर तो लिख सकते हैं ना, 2 + 1 - 2 प्लस, मतलब 2 + -1 तो इज इक्वल्स टू
1 हो जाएगा ऑब्वियसली। अब इसमें एक और चीज आती है ना, मॉलिक्यूलैरिटी क्या होती है? मॉलिक्यूलैरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बीच में आप डिफरेंस कर सकते हो कुछ देर बाद। नंबर ऑफ रिएक्टेंट या मॉलिक्यूल्स, कितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट हैं, है ना, कितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट मतलब जो रिएक्ट कर रहे हैं, या मॉलिक्यूल्स हैं, है ना, कंबाइनिंग और रिएक्टिंग, कंबाइन कर रहे हैं या फिर रिएक्ट कर रहे हैं, किसी बैलेंस्ड इक्वेशन में कोई बैलेंस्ड इक्वेशन लिख दी गई, उसके अंदर कितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट है, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कंबाइन कर रहे हैं या रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है, उसी को हम कहते हैं मॉलिक्यूलैरिटी। उसकी मॉलिक्यूलैरिटी इतनी होगी, इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उसके अंदर रिएक्ट या क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं। नोट क्या है कि ये एक एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए लिख सकते हैं, इसको हम किसके लिए नहीं लिख सकते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए। अच्छा, अगर इन दोनों के बीच में डिफरेंस आ जाए कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलैरिटी के बीच में डिफरेंस दे दो, तो हम ये लिख सकते हैं कि यार molecularity is only defined for elementary reaction, order of reaction is defined for elementary reaction as well as complex reaction। molecularity की वैल्यू 1 2 3 हो सकती है, सिर्फ 1 2 3 हो सकती है, कोई ग्रेटर देन 3 होगा यहाँ पर, है ना, इसको रिमूव करेंगे, ग्रेटर देन 3 होगा। हम इसकी वैल्यू कभी भी ग्रेटर देन 3 नहीं हो सकती, इसकी वैल्यू कांट भी फ्रैक्शनल, कभी फ्रैक्शनल नहीं हो सकती इसकी वैल्यू, बल्कि मॉलिक्यूलैरिटी की वैल्यू तो फ्रैक्शनल, नेगेटिव, जीरो, कुछ भी हो सकती थी। इसकी वैल्यू सिर्फ 1 2 3 ही हो सकती है, 3 से ग्रेटर आप नहीं लेकर जाओगे इसकी वैल्यू को, ठीक है, क्योंकि अगर 3 से ग्रेटर लेकर जाए तो नंबर ऑफ कोलिजन्स जो होंगी उसकी प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। नंबर ऑफ कोलिजन मतलब एक टाइम पर कितने मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे हैं, अगर हम एक टाइम लेते हैं उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। कि उस टाइम पे अगर हमने 2 मॉलिक्यूल्स को लेते या हम 4 मॉलिक्यूल करते, तो हम उसमें देखते हैं कि एक टाइम पर ही सारे कंबाइन होकर क्या कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं। लेकिन अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ा देंगे तो उनकी जो कोलाइडिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी ऑब्वियसली। ये नहीं है कि कोलाइड करेंगे ही नहीं, कोलाइड करेंगे बट उनकी कोलाइडिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, इसलिए वैल्यू 3 से ग्रेटर नहीं ले रहे हैं हम यहाँ पर। यही बस समझ में आई। यू कैन नोट, यहाँ पे 2 को रिप्लेस करके 3 करेंगे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या है। स्टडी ऑफ डिफरेंट ऑर्डर रिएक्शंस, कल हमने जीरोथ ऑर्डर की बात करी थी एक बारी, कि जीरोथ ऑर्डर के लिए अगर हमें कुछ लिखने के लिए दे जाए, जीरोथ ऑर्डर के लिए अगर हमें वो निकालने के लिए दे दिया जाए, मतलब जैसे हमने कल के की, जैसे रेट कांस्टेंट की वो फाइंड आउट करी थी ना, रेट कांस्टेंट की डायमेंशन क्या थी, यूनिट क्या थी, वो फाइंड आउट करी थी। तो उसी तरीके से अगर हमें वहां पे जीरोथ ऑर्डर लेकर आता है, जीरोथ ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, क्या था वो सब, उसके बारे में भी स्टडी करेंगे। स्टडी ऑफ डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, काफी सारे ऑर्डर है हमारे पास रिएक्शन की स्टडी करने के लिए, है ना, आगे बढ़ते हैं और एक एक करके सबकी बात करते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से हैं जो स्टडी कर सकते हैं हम। सबसे पहला तो स्टार्ट करेंगे जीरोथ ऑर्डर से ही, फॉर जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन, तो इसके लिए डेरिवेशन सीखनी पड़ेगी, इसको इंटीग्रेटेड कॉन्सेप्ट भी कहते हैं, जो इंटीग्रेटेड कॉन्सेप्ट है ना, वो कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। तो जीरोथ ऑर्डर के लिए स्टार्ट करते हैं हम। अब कैसे स्टार्ट करेंगे, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक इक्वेशन चाहिए, मतलब एक लिखी हुई चीज चाहिए। तो कैसे करेंगे उसको, जैसे हम यहाँ पर एक डिफाइन कर देते हैं कि ये हमारे पास कुछ गिवन इक्वेशन है ना, गिवन इक्वेशन है, जैसे ए से बी जा रहा है ना, ए से बी बन रहा है, तो यहाँ पे वो लिख के देगा कि फर्स्ट ऑर्डर है, जीरोथ ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, क्या है ना, फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, जीरोथ ऑर्डर है, क्या है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जीरोथ ऑर्डर है। ऐसे क्वेश्चंस के अंदर भी लिखा रहेगा कि कौन सा ऑर्डर है बेसिकली, है ना। तो ये पहला है जीरोथ ऑर्डर, यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि हम इसे करेंगे कैसे। अब यहाँ पर ये बात आती है कि यहाँ पर आपको इक्विलिब्रियम का एक कॉन्सेप्ट याद करना होगा। जैसे आप ए से बी जाओगे, है ना, ए से बी जाओगे, तो ए से बी जाने पर हम मान लेते हैं कि हमारा जो t इज इक्वल टू 0 है, जैसे हम इक्विलिब्रियम के अंदर लिखा करते थे t इज इक्वल टू 0 है, वहां पर a का जो कंसंट्रेशन है कुछ a नॉट है ना, और इसका कंसंट्रेशन हम 0 मान लेते हैं, मान सकते हैं। अब जब टाइम बढ़ता गया और टाइम t आ गया, कोई टाइम t आ गया, है ना, एट टाइम t, तो टाइम अगर t आ गया तो आप कहेंगे कि ए नॉट की वैल्यू को मैं क्या कर दूं, ए नॉट माइनस एक्स, घटना स्टार्ट हो जाएगा, कुछ प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हो जाएगा, ए से बी बनना स्टार्ट हो जाएगा, तो मैं यहां लिख सकता हूं ए नॉट माइनस का एक्स। आप कह सकते हैं कि एक्स यहां पर क्या हो गया है, एक्स बी का कंसंट्रेशन हो गया है, ऑब्वियसली ऐसा बोल सकते हैं, ए नॉट माइनस एक्स और एक्स इधर हो गया, ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि इसके लिए आपको, जैसे अगर इस रिएक्शन के लिए लिखने के लिए कहते हैं, इस रिएक्शन के लिए लिखने के लिए कहते हैं कि रेट लिख दो, तो आप क्या कहते हैं, सिंपली आप यही कहते हैं मुझको कि सर आर इज इक्वल्स टू के, और ए अगर वो जीरोथ ऑर्डर है, कुछ उसके आगे लिखा नहीं है, देखो ये जीरोथ ऑर्डर के लिए, तो जीरोथ ऑर्डर के लिए हम एन की वैल्यू को 0 बोलेंगे, यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो 0 होगी, क्योंकि जीरोथ ऑर्डर के लिए ऑर्डर का मतलब क्या था, जो उसकी सर पे वैल्यू रहती थी, उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो 0 है ना, अगर उसने बोलते जीरोथ ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर बोलता तो 1 रख देते, जीरोथ ऑर्डर बोलता है ना, जीरोथ ऑर्डर बोलता तो 0 रख दिया। अब यहाँ पर हमने जब 0 रख दिया तो यार आर की वैल्यू के बन जाएगी, आर की वैल्यू तो के बन गई, यहाँ पर आर की वैल्यू तो के बन गई, अच्छी बात है, ये तो यहां से सिंपल समझ में आ गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे ना, इसके लिए ऑर्डर लिखना, इसके लिए ऑर्डर लिखने की कोशिश करते हैं। जैसे कि प्रीवियस नॉलेज से हमें क्या पता है कि अगर हम ये लिखने की कोशिश करें कि डेल्टा वी,
है ना, डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा टी, डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा टी, ये लिख सकते हैं। दोनों के रेट तो बिल्कुल सेम होगा, ऐसा लिख सकते हैं ना, प्लस डेल्टा वी डेल्टा टी। अगर हमें रेट लिखने से रेट ऑफ डिसअपियरेंस लिखा था, रेट ऑफ फॉर्मेशन लिखा था, उसी तरीके से लिख सकते हैं। इज इक्वल्स टू में हम लिख सकते हैं के, जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन, दोनों के रेट तो बिल्कुल सेम होगा ना, चाहे आप किसी भी तरीके से निकालो रेट तो सेम होगा, तरीका अलग अलग है पर बात तो सेम ही होगी। अच्छा, इस डेल्टा वी को डीवी बाई डी टी भी तो लिख सकते हैं, कोई फर्क तो नहीं पड़ता, थोड़े चेंज के लिए डीवी बाई डी टी भी लिख सकते हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है ना, डीवी बाई डी टी, क्योंकि थोड़ा सा चेंज हो रहा होगा, डीवी बाई डी टी इज इक्वल्स टू के। अब क्या कर सकते हैं कि डीवी को एक्स से रिप्लेस, बी को एक्स से रिप्लेस कर सकते हैं, तो यहाँ आ जाएगा dx बाई डी टी, ऑब्वियसली, है ना, dx बाई डी टी आ जाएगा यहाँ पर, और dx बाई डी टी इज इक्वल्स टू के हो जाएगा, dx बाई डी टी इज इक्वल्स टू के हो जाएगा। अब यहाँ पर और देखो, अब हम क्या लिख सकते हैं कि dx, ये काम करते हैं, यहाँ लाइन खींचते हैं, है ना, लाइन तो ज्यादा हो गई, तो एक बार रफ कर लेते हैं पहले। पर dx बाई डी टी, तो dx को यही छोड़ दो, dx को इस साइड छोड़ दो और k dt को उस साइड ले जाओ, ये जो आपने k लिखा है इसको इधर छोड़ दो और k dt को इस साइड ले जाओ, है ना। अब आप क्या कर सकते हो कि इंटीग्रेशन कर सकते हैं हम, मैंने कहा था ना इसको इंटीग्रेट कॉन्सेप्ट बोलते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं अगर हमें पूरा निकालना है, तो इस ऐसी चीजों को हम इंटीग्रेट करते हैं, क्योंकि तो छोटे के हो जाएगा, अगर हमें पूरा निकालना है, पूरे ऑर्डर के लिए निकालना है, तो हम इंटीग्रेट करेंगे। इसको कहां से कहां तक, एक मिनट यार, इसको कहां से कहां तक इंटीग्रेट करोगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे हम 0 से x तक के लिए इंटीग्रेशन करेंगे, है ना, 0 से x तक के लिए, तो इसे कर दो 0 से लेके x तक के लिए इंटीग्रेशन, आपने इसको 0 से x तक के लिए इंटीग्रेशन कर दिया। इसको कहां से इंटीग्रेट करोगे, टाइम t है तो ऑब्वियसली 0 से t तक इसको इंटीग्रेट कर दोगे, इंटीग्रेशन सिंपल हो जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल्स टू के टी, है ना, x इज इक्वल्स टू के टी आ जाएगी। अब किसी भी टाइम t पर अगर कोई कुछ भी कंसंट्रेशन ऑफ b पूछ ले, तो सिमिलरली हम बता सकते हैं यार x इज इक्वल्स टू के टी के फॉर्मूले से, है ना, x इज व्हाट, x इज द कंसंट्रेशन ऑफ b, यहाँ पे लिखना भी चाहिए क्योंकि जरूरी है, कंसंट्रेशन ऑफ बी, कंसंट्रेशन ऑफ बी, बात याद रखेंगे, कंसंट्रेशन है इसकी बी की, इस तरीके से डिफरेंशिएट करते हैं, मतलब ए से बी लिया आपने, पहले t इक्वल टू 0 पर लिखा, फिर t इक्वल टू टी पर लिखा, उसके बाद क्या किया कि t इक्वल टू टी पर आपने एक नई वैल्यू लिख दी, dv बाई dt इक्वल टू k, जो पहले निकल के आया था, dx बाई dt इक्वल टू k, और यहां से इंटीग्रेशन कर लिया तो आंसर मिल गया। जल्दी उतारिए, आई कैन रफ, मैं रफ कर रहा हूं, आगे बढ़ते हैं, है ना। अब एक बारी ये तो पता चल गया कि कॉन्सेंट्रेशन किस बी के लिए कैसे निकालते, लेकिन अगर उसने कह दिया कि ये क्या आ गया, लेकिन अगर उसने कह दिया कि कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी निकाल दो, कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी निकाल दो, तब क्या करेंगे हम, कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी अगर यहाँ पे पूछा ना, तो देखो यहाँ पर उसकी जो वैल्यू होती है कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी, अच्छा कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी क्या थी, जैसे मैंने एक रिएक्शन लिख के दिखाई थी, ए से बी लिखने का तरीका था, हमने कहा था कि इसको जीरो, ये क्या हो गया, हमने कहा था कि इसे जीरो मान लो, है ना, कहा था ना कि इसे आप क्या करो, ए से बी जा रहे हो तो एक काम करो, इसे जीरो मान लो, पहले तो इनिशियली इसको जीरो मान लो और इसको क्या कर लो, ए नॉट मान लो, और जब टाइम टी आ जाएगा तो इसको ए नॉट माइनस एक्स मान लो, है ना, इसको ए नॉट माइनस एक्स मान लो, और इसको कुछ एक्स मान लो, ठीक है। अब अगर टाइम टी पर ये हुआ है तो एट टाइम टी उसने कहा है कि एट टाइम टी क्या होगा, तो ऑब्वियसली यार ए टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस एक्स हो जाएगा ना, ए नॉट माइनस एक्स हो जाएगा, तो ए टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस एक्स हो गया। अब हमने अभी एक्स को कुछ देर पहले ही ढूंढा था कि ए टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी लिख सकते हैं, ऊपर नोटबुक एंड सी या वीडियो को रिवर्स करके भी आप देख सकते हो, ए टी इज इक्वल टू, है ना, ए नॉट माइनस के टी, ए नॉट माइनस के टी, ए टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी, हमने ये भी लिखा था ए टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। उसके बाद अब यहाँ से ये वैल्यू हो गई, अब अगर यहाँ से हमें के की वैल्यू निकालनी है, कंसंट्रेशन तो पूछ रहा है वो, तो कंसंट्रेशन निकालने के लिए आप निकाल सकते हो ए नॉट माइनस, है ना, ए नॉट माइनस ए टी, ए नॉट माइनस ए टी अपॉन में टी, है ना, यहाँ से आप के की वैल्यू निकाल सकते हो, यहाँ पे आप ए टी की वैल्यू निकाल सकते हो, यहाँ से आप ए नॉट की वैल्यू निकाल सकते हो, यहाँ से के नॉट के टी की वैल्यू निकाल सकते हो, किसी चीज की वैल्यू निकाल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हो। तो यार ये टी इज इक्वल टू जीरो की बात थी, और ये टी इज इक्वल टू टी की बात थी ऑब्वियसली, तो हमने ये कर दिया। आगे बढ़ते हैं, नोट कर लीजिए भाई, कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी निकालने का तरीका ये था, फाइनल फॉर्मूला यही याद रखना हर वक्त के लिए, है ना, जीरो बर्थ ऑर्डर के लिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, और एक फॉर्मूला के इज इक्वल्स टू एक्स इज इक्वल्स टू के टी जो हमने याद किया था वो, और एक ये फॉर्मूला के इज इक्वल्स टू ए नॉट माइनस ए टी बाई टी। अब इसके हम कुछ ग्राफ्स देखेंगे, है ना, ग्राफ देखते हैं जरा, ग्राफ, कुछ ग्राफ है हमारे पास,
हाँ भाई आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला ग्राफ हमारे पास जो आएगा वो है सबसे पहला ग्राफ जो भी हम देख रहे हैं वो है रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ, है ना। रेट किस तरीके से टाइम के साथ वेरी कर रहा है उसका ग्राफ देखेंगे। जीरोथ ऑर्डर के लिए ग्राफ होने वाला है। आप लिखेंगे हेडिंग में फॉर जीरोथ ऑर्डर रेट वर्सेस टाइम ग्राफ। तो आपने देखा रेट जो है वो तो टाइम के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। रेट जैसे जैसे रेट इज इक्वल्स टू कांस्टेंट है, टाइम बढ़ता जा रहा है लेकिन रेट तो वही है। हमने दो तरीके से रेट निकाले थे। सबसे पहले जब हमने स्टार्टिंग करी थी एसीबी प्रोडक्ट बन रहा था, वहां जो रेट देखा वही तो डीवी बाई डीटी का भी रेट था ना, तो रेट तो सेम है। तो आप कहेंगे रेट इज कांस्टेंट फॉर अ जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन, रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन। आप कंसंट्रेशन कुछ भी कर दो, रेट उस पर डिपेंड नहीं करता है। ये हो गया कांस्टेंट। ये पहला ग्राफ हो गया रेट और टाइम का ग्राफ, है ना। इसी तरीके से अगर हम बीटी और टाइम का ग्राफ देखें, नाउ व्हाट इज बीटी, बीटी और टाइम का ग्राफ देखें तो बीटी इज इक्वल्स टू केटी था, है ना। बीटी इज इक्वल्स टू बीटी और केटी का ग्राफ देखोगे तो आपको यहाँ पे एक दूसरा ग्राफ जो दिखेगा वो इस तरीके से दिखेगा। ये ग्राफ याद रखने है ना। आप इस तरीके देखो, यहां पर आप बीटी लिखेंगे बी टी और यहां पर आप केटी लिखेंगे, सॉरी यहां पे टाइम का ग्राफ लिखेंगे तो कुछ इस तरीके से ग्राफ मिलेगा। बीटी इज इक्वल्स टू केटी क्या हो जाएगा, वो कुछ एमएक्स टाइप ग्राफ मिलेगा, एमएक्स प्लस सी टाइप ग्राफ मिलेगा। बीटी इज इक्वल्स टू केटी, तो ये कुछ mx टाइप ग्राफ मिलेगा, है ना। y इज इक्वल्स टू mx टाइप ग्राफ मिलेगा, तो इसे आप कहेंगे स्लोप ऑफ, स्लोप कहेंगे k। इसकी स्लोप क्या है, k है। तीसरा ग्राफ जब आप देखोगे एटी और टी का ग्राफ, है ना, एटी और टी का ग्राफ आप देखोगे तो आपको क्या मिलेगा। यहीं पे मैं एटी और टी का ग्राफ भी ड्रॉ कर देता हूँ एक ही स्लाइड के अंदर। तो अगर आपसे कह दें कि एटी और, यहाँ पे ही लिख देता हूँ इसके लिए कि ये है बी टी इज इक्वल्स टू के टी, है ना। काफी छोटी लेटर, कोई नहीं। अब अगर मैं कह दूं एटी इज इक्वल्स टू केटी, है ना, एटी और केटी का ग्राफ, तो आप कहेंगे कि सर एटी और केटी का ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, तो वो उसका नेगेटिव स्लोप हो जाएगा क्योंकि वो नेगेटिवली जा भी रहा है। अगर आप इक्वेशन को ऑब्जर्व करेंगे, है ना, किसकी इक्वेशन को, एटी इज इक्वल्स टू ए नॉट माइनस केटी की इक्वेशन को, उसको ऑब्जर्व करेंगे तो एटी जो है वो नेगेटिव में जाएगा कहीं ना कहीं। एटी इज इक्वल्स टू ए नॉट माइनस केटी है ना, तो कहीं ना कहीं वो नेगेटिव में जाएगा। तो आप इसे कह सकते हैं इस तरीके से जा रहा है। यहाँ पर ए ग्राफ याद रखना है ना, यहाँ पर एटी है और यहाँ पर कौन है, यहाँ पर टाइम टी है, और यार यहाँ पर तो जीरो होता है ना, वो तो कर लोगे। और ये स्लोप भी इसकी के है। तो तीन टाइप के ग्राफ होते हैं। एक होता है जब हम बीटी और केटी का ग्राफ देखेंगे तो पॉजिटिव स्लोप जा रही, एक होता है जब एटी और टी का ग्राफ देख रहे हैं, यानी एटी इक्वल टू नॉट माइनस केटी का ग्राफ देख रहे हैं, तब हमें क्या दिख रहा है ना, तब हमें नेगेटिव स्लोप दिख रही है कि घटता घटता सा दिख रहा है कुछ। और फिर जब हम आर वर्सेस टाइम का ग्राफ देख रहे हैं तो हमें कांस्टेंट के की वैल्यू दिख रही है। क्या ये बात समझ में आ रही है ना। मैं इसे रफ करूं उससे पहले आप नोट करेंगे। चलो भाई आगे बढ़ते हैं और देखते स्लाइड्स में क्या है। आगे बढ़िए। हाफ लाइफ रिएक्शन क्या होती है, हाफ लाइफ रिएक्शन, हाफ लाइफ रिएक्शन बेसिकली इसमें कहा, इसमें क्वेश्चंस भी आता है लेकिन अभी हम क्वेश्चन की डिमांड नहीं कर रहे हैं। अगले आने वाले प्रैक्टिस सेशन के अंदर क्वेश्चन की डिमांड करेंगे, है ना। तो हाफ लाइफ रिएक्शन का मतलब होता है कि टाइम इन विच हाफ ऑफ द रिएक्टेंट और 50% ऑफ द रिएक्टेंट गेन कंज्यूम्ड, है ना। ऐसा टाइम जिसमें 50% रिएक्टेंट, है ना, 50% रिएक्टेंट क्या हो जाए, कंज्यूम्ड हो जाए। ऐसा रिएक्टेंट मतलब टाइम इन विच 50% और हाफ ऑफ द रिएक्शन गेट कंज्यूम्ड, है ना जी। ये डेफिनेशन आप नोट करेंगे, टाइम इन विच हाफ ऑफ द रिएक्शन और 50% ऑफ द रिएक्टेंट गेट कंज्यूम्ड, टाइम इन विच हाफ ऑफ द रिएक्टेंट और 50% ऑफ द रिएक्टेंट गेट कंज्यूम, मतलब 50% रिएक्टेंट किस टाइम में कंज्यूम हो गया है ना। और या उसी को कहते हैं हाफ लाइफ रिएक्शन। इसकी हाफ लाइफ क्या है, तो अगर आप बात करेंगे हाफ लाइफ की तो इसको निकालने का तरीका क्या है, एट टी इज इक्वल्स टू 2 पे हमें निकालना है ना। तो एट, ये जीरोथ ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ रिएक्शन एक बार याद कर रखेंगे, ठीक है। जीरोथ ऑर्डर के लिए ये है हमारे पास एटी की वैल्यू हमें निकालनी होगी टी हाफ पर, है ना। जैसे एटी इज इक्वल्स टू ए नॉट माइनस केटी लिखा था ना, वही तो है ये। अच्छा एटी की वैल्यू हमें निकालनी होगी, ए इसी की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालते हैं जरा उसकी बात करते हैं। जैसे कि हमें पता है कि एटी इज इक्वल्स टू ए नॉट माइनस केटी होता है, तो एटी इज इक्वल्स टू ए नॉट, है ना, ए नॉट माइनस ए नॉट बाई टू। जो आपका ए नॉट बाई टू है ना, ए नॉट बाई टू, ए नॉट बाई टू मतलब क्या कि जैसे ही, जैसे ए नॉट माइनस केटी था तो 50% कम हो गया, मतलब ए नॉट का ही तो 50% कम हो गया, तो ए नॉट माइनस ए बाई टू। तो ये वैल्यू क्या मिलेगी, ये वैल्यू मिलेगी ए नॉट बाय टू, है ना। ये वैल्यू क्या मिलेगी, ए नॉट बाय टू। अगर वो कहता कि
1/3 लाइफ खत्म हो गई है, तो आप क्या करते हैं, यहाँ पर a0/3 कर देते। वो कहता है 1/4 लाइफ खत्म हो गई है, तो a0/4 कर देते। 3/4 लाइफ खत्म हो गई है, तो 3 a0/4 कर देते। फिफ्थ 5/4, तो 5 a0/4 कर देते ऑब्वियसली। अब यहाँ पर क्या करते हैं, अगर वो कह रहा है 6/5 तो 6 a0/5 कर देते। यहाँ पर क्या करते हैं कि 80 की वैल्यू हमें a0/2 मिल गई, है ना, क्योंकि 80 ये वो इक्वेशन नहीं है 80 इक्वल्स टू a0 माइनस kt, नहीं, हमने कहा a0 में से a0 माइनस 2 ही तो खत्म होगा ना, हमें वही तो देखना है कि रिएक्टेंट का खत्म करना है ना। जैसे हमने ये लिखा कुछ, तो हमने इसमें ये लिखा कि हमें रिएक्टेंट का ही तो खत्म करना है, तो रिएक्टेंट ही तो 50% खत्म होगा। अगर वो a0 था इनिशियली, तो टाइम t हाफ पर कितना जाके होगा, a0 माइनस 2 होगा। अब आप क्या करोगे, इसकी वैल्यू को रिप्लेस करेंगे हम a0/2 से। जैसे हमने एक इक्वेशन लिखी थी ना, क्या लिखी थी, at इज इक्वल्स टू, है ना, a0 माइनस kt, ये लिखी थी at इज इक्वल्स टू a0 माइनस kt। और यहाँ पर हम खत्म करेंगे इस चीज को, तो ये लिखेंगे at को हम लिखेंगे a0/2, है ना, a0/2 और इज इक्वल्स टू at माइनस kt। तो आपको पता है ना कि इसकी वैल्यू अगर आप a0 में से माइनस करोगे, a0/2 में से a0 को माइनस करोगे, तो आपको क्या मिलेगा, हमें मिलेगा t हाफ की वैल्यू यहाँ मिलेगी, ये t हाफ है बेसिकली, है ना, ये t हाफ है, यहाँ t हाफ लिखते हैं ऐसे, ये फुल t नहीं है, ये t हाफ है ना जी। तो अगर आप खत्म करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको टी हाफ की वैल्यू क्या मिलेगी, आप इसे अगर आगे पीछे करके कैंसिल आउट करोगे, तो आपको मिलेगा a0/2k, ऑब्वियसली a0/2k मिलेगा, है ना, a0/2k इस तरीके से मिलेगा। अगर आपसे कहते हैं कि कंप्लीट रिएक्शन के लिए मुझे बता दो कि कंप्लीट रिएक्शन के लिए t इज इक्वल टू कंप्लीशन पर क्या होगा, टी हाफ, आधा तो बीत गया, अगर आधा और खत्म हो जाए तब क्या होगा, तब आप at की वैल्यू को क्या लिखोगे, at की वैल्यू को 0 कर दोगे। अरे इस वैल्यू को तो जीरो करना पड़ जाएगा, फिर इस वैल्यू को जीरो करना पड़ जाएगा, यानी ये वैल्यू जीरो हो गई, ये वैल्यू जीरो हो गई, तो जीरो इज इक्वल्स टू a0 माइनस kt। a0 को इस साइड ले आओ, अगर वो कह दे फॉर अ कंप्लीशन, फॉर कंप्लीट लाइफ, है ना, cl लिख रहा हूं, फॉर कंप्लीट लाइफ, तो आप क्या करोगे, आप करोगे at की वैल्यू को जीरो, सिमिलरली at की वैल्यू को जीरो। अब आपने अगर at की वैल्यू को जीरो कर दिया, तो a0 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a0 इज इक्वल्स टू kt बाय केटी हो जाएगा, है ना, केटी हो जाएगा, क्योंकि कंप्लीशन की बात हो रही है, केटी हो जाएगा। तो यहाँ से आप टी की वैल्यू निकाल सकते हैं, टी1 अगर बोल सकते तो बोल सकते हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 1 हो जाएगा ना पूरा, अगर हाफ खत्म हो तो a0/k हो जाएगा, a0/k। फाइनल इज फॉर योर आंसर a0/k। इस तरीके से आप इस वैल्यू को बात कर सकते हो। ये बन गया आपका क्लाउड। तो ये थी हाफ लाइफ रिएक्शन, ये जीरोथ ऑर्डर के लिए। इसके लिए ग्राफ देखते हैं एक बार कि टी हाफ का और a0 का ग्राफ कैसा होता है, तो आप इसे नोट करेंगे, कहने के लिए क्लियर, है ना। आगे बढ़ते ग्राफ देखते हैं, इसी स्लाइड पर देख लेते हैं वैसे तो, इस स्लाइड पर ग्राफ, इसका ग्राफ देखते हैं जरा क्या ग्राफ होगा बेसिकली। देखो हमारे पास इसका ग्राफ गिवन है, ग्राफ क्या है कि जैसे ये जो टी हाफ होता है ना, एक बार याद रखना कि ये जो टी हाफ है ना, ये टी हाफ, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, ये क्या हो रहा है, छोड़ो इसे, है ना, टी हाफ है जो, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए नॉट के, है ना, ए नॉट डायरेक्टली, क्योंकि a0/2 के आ रहा है, तो a0/2 के में k तो वैसी कांस्टेंट और 2 तो वैसी कांस्टेंट रहेगा, वो तो कभी चेंज होगा नहीं, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया a0 के। इसके लिए जो ग्राफ होगा, यानी इसके लिए जो भी, इसके लिए भी ग्राफ याद रखना है, उसके लिए क्या ग्राफ होगा, इसके लिए ग्राफ होगा, आप यहाँ पे मानो इसे 0, है ना, इसे आप बोल दो टी हाफ, है ना, इसे आप बोल दो a0, है ना, तो a0, और अब इसे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से एक ग्राफ बना सकते हैं बढ़िया सा, ये हो जाएगा कांस्टेंट के की इक्वल, ये कांस्टेंट है, डायरेक्टली एप्लीकेबल, मतलब कांस्टेंट क्या, कांस्टेंट नहीं है, डायरेक्टली एप्लीकेबल है, और मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, टी के ए हाफ के, तो आप इसे याद रखें। आगे बढ़ते हैं जी, ये ग्राफ नोट करेंगे, ग्राफ कर दिया, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे एक और चीज याद रखते हैं किसके, अगर अगर वो आपसे कह दे, अगर वो कह दे कि, है ना, अगर वो ये कह दे कि मुझे एक वो बता दो, है ना, अगर वो कह दे कि t इज इक्वल्स टू 3/4 बता दो, t इज इक्वल्स टू 3/4 बता दो, तब क्या करेंगे, t इज इक्वल टू 3/4, तो हमें पता है यार at की वैल्यू लिखने के लिए कंप्लीशन पर a0 में से कुछ कम होगा, है ना, ऑब्वियसली a0 में से कुछ कम होगा, तो a0 माइनस कर दो, मैंने कहा था ना 3/4 a0 को, अब बस ये 3/4 a0 जैसे आपने माइनस किया, उसके बाद कुछ at की वैल्यू आएगी, at की वैल्यू आएगी a0, at की वैल्यू क्या आ जाएगी, at की वैल्यू आएगी a0/4, दिख रहा है, 4 में से 3 माइनस करोगे a0/4। अब यहाँ क्या पुट करना है, हमें फाइनल फॉर्मूला पता है, at इज इक्वल्स टू a0 माइनस kt, जीरोथ ऑर्डर के लिए फॉर्मूला याद रखेंगे, at इज इक्वल्स टू क्या, a0 माइनस kt, है ना, a0 माइनस
KT, ये कलर दिख रहा है वैसे, A नॉट माइनस KT। अब यहाँ पर A नॉट की वैल्यू को रिप्लेस कर दो, A नॉट बाय 4, है ना, A नॉट बाय 4। इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ से T की वैल्यू जो निकल के आएगी वो आएगी, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखूंगा 3A नॉट बाय 4K, है ना, 3A नॉट बाय 4K निकल के आएगी, ये होगी T की वैल्यू आपकी, यानी T 3/4 की वैल्यू होगी। ओके, यहाँ पे आप 3/4 लिखो बेसिकली, है ना, बेसिकली 3/4 की वैल्यू आप लिख सकते हो, ये वैल्यू हो जाएगी सिंपल। ये थोड़ा सा देखने जाओगा तो उसका, लेकिन ये अगर आपके लिए टाइम इक्वल 3/4 बोला गया, A नॉट माइनस 3/4 A नॉट कर दो और उसके बाद टाइम की वैल्यू वहां से ढूंढ लो, है ना, ये कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आप नोट कर सकते हैं पॉज करके, वैसे तो आगे बढ़ते देखते क्या है और स्लाइड्स में हमारे पास। अगर ऐसे T1/8 पूछ लिया, ठीक है, तो वो भी लिख सकते हैं। नोट क्या है यहाँ पर कि डिफरेंस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, है ना, यहाँ पे काम करते हैं, देखो डिफरेंस, डिफरेंस क्या डिफरेंस है, ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रिमेन सेम इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब क्या है इस चीज का यार, आर से अगर पी जा रहे, हाँ ये आर से अगर पी जा रहे, है ना, तो यहां पर क्या है कि अगर आप टी इज इक्वल टू 0 पर देखोगे, किस पे, टी इज इक्वल टू 0 पर देखोगे, तो आपको जो 100 मोलर दिखेगी, किसकी, रिएक्टेंट की, उसने कहा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन 100 मोलर। अगर आप टी से 10 पर जा रहे, किस पे जा रहे, 10 पर जा रहे, तो हमें दिखेगा 90। अभी पता चल जाएगा कि उसका मतलब क्या है बेसिकली लाइन का। और आप अगर जा रहे हो टी से 20 पर, है ना, लेकिन इक्वल चेंज होना चाहिए टाइम का, ऐसा नहीं 10 से 15, 15 से 25, 15 से 20 हो गया, 20 से फिर 25 होने लग गया, ऐसा नहीं, है ना, 25 से 40 हो गया, ऐसा नहीं, हमें इक्वली करना है। और टी 30 पे जा रहे हो, है ना, तो आपको क्या दिखेगा, 40 मोलर, ये मोलर्स हैं, मोलैरिटी नहीं है, मोलैरिटी है, ये सब मोलर्स हैं, मतलब मोलर्स होते हैं ना, मोलैरिटी भी क्या, मोलर्स। 40 पे जा रहे हो तो ये सब क्या दिखेगा, 60 दिखेगा, है ना। टी इज इक्वल टू 50 आपसे किसी ने कह दिया, भाई टी इज इक्वल टू 50 निकाल के दिखाओ, तो आप कहोगे बहुत ही सिंपल काम बोला है, ये हो जाएगा 40, यहाँ पे ये 70 हो जाएगा, ये जो है ये हो जाएगा 70। या टी इज इक्वल टू 60 बोल दिया तो भी आप लिख सकते हो, क्या लिखोगे, तो आप लिख दोगे 40, है ना। ये रिएक्शन से याद रखने की उसने वही कहा, डिफरेंस ऑफ कंसंट्रेशन, डिफरेंस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट रिमेन सेम इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये इक्वल इंटरवल से टाइम के जो डेफिनेशन है, व्हाट डेफिनेशन सेज, डेफिनेशन सेज कि जब भी आप इंटरवल ले रहे हो, ये देखो 10 का इंटरवल, ये देखो 10 का गैप, 10 का गैप, 10 का गैप और 10 का गैप, है ना, और इसमें भी 10 का गैप है, इसमें भी 10 का गैप है, उसके बाद भी आप देखोगे 10 का गैप आपको दिखने लग जाएगा, फिर 10 का गैप। तो इस तरीके से इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल इस तरीके से चेंजेस होते, डिफरेंसेस होते हैं। जब आप फर्स्ट ऑर्डर पढ़ोगे तो उसके अंदर रेशियो सेम दिखेगा, लेकिन यहाँ पर डिफरेंसेस सेम है, ठीक है, आप नोट कर सकते हो, मैं रफ करूंगा, तो मैं रफ कर रहा हूँ, है ना जी। आगे देखते हैं स्लाइड्स में क्या है, आगे बढ़ते हैं। फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, आ गया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को अंडरस्टैंड करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बेसिकली है क्या, है ना। जीरोथ ऑर्डर के एग्जांपल्स नहीं लिए हमने, एक मिनट, हम जीरोथ ऑर्डर के एग्जांपल, स्लाइड में कुछ गड़बड़ी है, जीरोथ ऑर्डर के एग्जांपल्स होंगे सबसे पहले, उसके बाद बात करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये रहा एग्जांपल ऑफ जीरोथ ऑर्डर, पहले स्लाइड 2 बार लग गई है, कोई नहीं। जीरोथ ऑर्डर कुछ एग्जांपल्स याद रखते, क्योंकि इतने सारे रिएक्शन के हम बैठ के निकालेंगे थे नहीं, सारे फोटोलिटिक रिएक्शंस। व्हाट इज फोटोलिटिक रिएक्शन बेसिकली, जब आप फोटोलिटिक रिएक्शन की बात करते हो, जैसे कि फोटोलिटिक रिएक्शंस के मतलब क्या, कि H2 में Cl2 को जोड़ दो, है ना, H2 में Cl2 को जोड़ दो, आप लिखोगे H2 में Cl2 को जोड़ दो। जब आप H2 में Cl2 को जोड़ोगे तो यहां पर आपसे क्या निकलेगा, H म्यू निकलेगा, है ना, ये लाइट है बेसिकली, साइन लाइट का, तो यहां से आपको क्या मिलेगा, 2HL, है ना, तो ये आपको मिलेगा HCl, यहाँ पे कहीं कहीं आपको HCl मिलने वाला है, H2Cl2 जोड़ोगे तो HCl मिल जाएगा, ये 2 हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से जब आप देखोगे ना, तो ये रिएक्शन डिपेंड नहीं करती, मतलब कि जब आप इसलिए आर कांस्टेंट आर लिखने की कोशिश करोगे तो आर क्या लिखोगे इसके लिए, KH2, है ना, KH2 और Cl2, क्योंकि जीरोथ ऑर्डर है तो ऑब्वियसली जीरोथ ऑर्डर के लिए क्या होगा, जीरोथ ऑर्डर में क्या होता है, उनकी खोपड़ी पर 0 होता है, जीरोथ ऑर्डर में तो यही होता है ना, अगर जीरोथ ऑर्डर में तो उनकी वैल्यू उनके सर के ऊपर 0 होता है, तो ये हो गया जीरोथ ऑर्डर के लिए। तो आर की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आ गई, क्या आ गई, मतलब ये H2 और Cl2 वगैरह वाले डिफरेंट, इनको वो नहीं करते हैं, दिक्कत नहीं करते हैं, ये बिल्कुल सेम होता है, R इक्वल्स टू के होता है ना, R इक्वल्स टू के होता है।
तो इसी तरीके से बात होती है यहाँ पर कि आप अगर ये लिखोगे ना, जितने भी फोटोलिटिक रिएक्शंस होते हैं, फोटोलिटिक रिएक्शन यही होते हैं, जितने भी फोटोलिटिक रिएक्शंस होते हैं, ऑल फोटोलिटिक रिएक्शंस आर जीरो। जितने फोटोलिटिक रिएक्शंस है उनके लिए आर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, मतलब वो जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन है। एक और बात यहाँ लिखेंगे कि ये सब कैसे जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन है ना, जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन, ये सब जीरोथ ऑर्डर रिएक्शंस हैं। रिएक्शन अकरिंग ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड कैटलिस्ट, जैसे कोई सॉलिड कैटलिस्ट पर रिएक्शन हो रहा है, 2NH3 का एग्जांपल लेते हैं, क्या है, बन गया भाई, 2NH3 का एग्जांपल लेते हैं ना, 2NH3, तो आप देखोगे 2NH3 इज इक्वल टू द N2+3H2। तो ये जो NH3 वगैरह ये रिप्लेस नहीं करते, उसपे क्या होता है कि R की वैल्यू कांस्टेंट के ही रहती है हमेशा। जब आप इसलिए ऑर्डर रिएक्शन लिखने जाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 नहीं आएगा उसकी सर के ऊपर, उसके हमेशा क्या आएगा, R की वैल्यू K हो जाएगी हमेशा, ठीक है। जब आप इसलिए रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन लिखने जाओगे, NH3 की वैल्यू NH3 के ऊपर 2 नहीं आएगा कॉपी पर, उसपे क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं रिएक्शन अकरिंग ऑन द सरफेस ऑफ अ सॉलिड कैटलिस्ट, ठीक है। सॉलिड कैटलिस्ट का मतलब क्या कि कोई पीटी के इन्फ्लुएंस में हो रहा है, कोई कैटलिस्ट है ना, उसके इन्फ्लुएंस में हो रहा है, तो सॉलिड कैटलिस्ट है, यहाँ पीटी लगा रहेगा। इस तरीके से रिएक्शंस लिखी आएंगे, तो उसके लिए आपके जीरो ऑर्डर या फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, कौन सा ऑर्डर है वो आपसे पूछेगा, तो आप कहेंगे जीरो ऑर्डर है। आगे बढ़ते हैं, ये तो एग्जांपल्स हैं, आगे देखते हैं स्लाइड्स पे क्या है। हाँ, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आ गया, वो स्लाइड 2 बार ऐड हुई है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आ गया है ना। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होता है कि हम यहाँ पर कोई फिर से एक बार गिवन होगा, एक बार जनरल इक्वेशन लिखते हैं, है ना, ये जनरली इक्वेशन है हमारी लिखने वाली, अरे बड़ा ये हो गया, जनरल इक्वेशन है, ए से बी जा रहे हैं हम जब, है ना, ए से बी जा रहे, तो हमें ये यहाँ लिखाएगा, ये है फर्स्ट ऑर्डर, ये है फर्स्ट ऑर्डर, है ना, फर्स्ट ऑर्डर। तो अब अगर आपको इसकी कोई रेट लिखने के लिए कह दे, इस वैल्यू की रेट लिखने के लिए कह दे, तो आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, आप इसके लिए लिख सकते हो R इज इक्वल्स टू, है ना, K ऑफ A, K ऑफ A, और इसकी वैल्यू के ऊपर जैसे आप जीरो ऑर्डर के लिए 0 लिख रहे थे, वैसे इस ऑर्डर के लिए आप 1 लिखेंगे, है ना, ये लिख सकते हैं इसके लिए R इज इक्वल्स टू K, तो R इज इक्वल्स टू K आ जाएगा ऑब्वियसली। अब इसको भी इंटीग्रेटेड कॉन्सेप्ट से देखते हैं। हमारे पास दो रिएक्शंस लिखी हुई है ना, दो चीजें लिखी हुई है, जैसे R से हम, सॉरी ये क्या है, हम A से B जा रहे हैं, है ना, A से B जा रहे हैं, सबसे पहले इसको रब करते हैं जरा, A से B जा रहे हैं, ये जो फालतू चीज लिख ली इनको रब करते एक बारी, है ना। तो R अगर हम A से B जा रहे हैं तो बेसिकली हम क्या करेंगे, हम R से A जाने के लिए क्या करने वाले हैं, देखो, तो R से A जा रहे हैं तो इनकी कंसंट्रेशंस लिखते हैं जरा एक बारी, है ना, जैसे हमने उसके लिए लिखा था, कंसंट्रेशन लिखते हैं इसकी, है ना, है ना। तो R इज इक्वल्स टू K ऑफ A टाइम्स A, ठीक है। तो आप इसके अंदर आप क्या करोगे, आप इसके लिखेंगे जैसे कि T इज इक्वल्स टू 0 है ना, T इज इक्वल्स टू 0 पर आप क्या करोगे, इसकी इक्विलिब्रियम को फिर से A नॉट ले लो, जैसे हमने पिछली बार प्रूफ किया था, A नॉट ले लो और इसकी वैल्यू को 0 ले लो। जब आप टाइम T इज इक्वल्स टू T पर पहुंच गए, मान लेते हैं हम T इज इक्वल्स टू T पर पहुंच गए, तो हमने कहा कि A नॉट में से कुछ खिसक गया है, यानी A नॉट में से उसका X खिसक गया है, तो आप कहेंगे A नॉट माइनस X, और आप इसे फाइनली X बोलेंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? अगर अब मैं आपसे कहूं आप रेट लिख के दिखा दो मुझे, अब मैं आपसे कहूं आप मुझे सर यार रेट लिख के दिखा दो, तो आप कहेंगे कि सर बहुत सिंपल सी बात बोल रहे हो, रेट लिख के दिखा देते हैं। रेट क्या लिखेंगे आप, मैं फाइनल लिखूंगा, हर बार नहीं बताऊंगा कि कैसे, पिछली बार जब आपको नहीं पता तो पिछली बार जाके लेक्चर वो देख सकते हो, क्या करके वीडियो, है ना, वीडियो के पीछे जाके देख सकते हो। तो dv इज इक्वल्स टू dt यही लिखेंगे, और k टाइम्स ऑफ एक इक्वल होगा, क्योंकि रेट तो यार कैसे भी लिखो ना, क्या फर्क पड़ता है, वो तो सिमिलर होगा। अब डी बाई डी को क्या लिख सकते हो, dx बाई dt लिख सकते हो, ऑब्वियसली dx बाई dt लिख सकते हो, dx बाई dt। अब यहाँ पे आपको a को रिप्लेस करना होगा, कैसे करोगे a को रिप्लेस, a को रिप्लेस कर दो a नॉट माइनस एक्स से, है ना, वरना दिक्कत होने लग जाएगी, क्योंकि a नॉट माइनस एक्स, क्योंकि हमारे पास a के लिए कोई टर्म नहीं है, ना dx उसके साथ बैठेगा ना dt उसके साथ बैठेगा, a को रिप्लेस करना पड़ेगा a नॉट माइनस एक्स में, है ना, a नॉट माइनस एक्स में रिप्लेस करना पड़ेगा, ए नॉट माइनस एक्स में रिप्लेस करना पड़ेगा। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। कैसे इंटीग्रेशन करेंगे, तो देखो dt को एज इट इज, dt को वहां भेज दो, dt को उस साइड भेज दो, है ना, dt को हमने उस साइड भेज दिया, और क्या लिख दिया हमने, dx k dt वहीं रह गया, उस साइड चला गया k dt dx अपॉन में, है ना, a नॉट माइनस एक्स, ए नॉट माइनस एक्स, इसका इंटीग्रेशन कर दो। आपने इसका इंटीग्रेशन कर दिया तो हमें फिर से पता चल गया कि 0 से t तक इंटीग्रेट करोगे और इसे आप 0 से x तक इंटीग्रेट करोगे, सिंपल है। क्या ये बात समझ में आ रही है ना।
अब आपको क्या, आपको तो केडीटी का इंटीग्रेशन पता है कि एक्सटी होता है, केडीटी का इंटीग्रेशन तो पता है केटी होता है, ठीक है। इसे मैं फिर यहाँ लाइन खींचूंगा एक बड़ी सी लंबी सी, है ना, और आप इस रिएक्शन को यहाँ दिखाऊंगा। देखिए स्लाइड के अंदर सब कर लेगा कि नोट करने में कोई दिक्कत ना हो। केटी, है ना, केटी इज इक्वल्स टू में इसको कैसे डिफरेंशिएट करोगे, ये बड़ी बात आ गई। अब हमें तो डिफरेंशिएशन आता ही नहीं है। अरे यार 1 में, जैसे कि हमने उसका डिफरेंशिएशन पढ़ा ना कि जैसे कि dx अपॉन में यानी ln x का डिफरेंशिएशन हमने पढ़ा है शायद से, अरे पढ़ा है ना, तो उस जैसे उसको लिखते हैं ना 1 अपॉन में x का हमने पढ़ा है ना, 1 अपॉन में x वाले टाइप का, उसका ln x हो जाता है, वैसे ही 1 अपॉन में x ही तो है, तो ln a नॉट माइनस x हो जाएगा, है ना जी। ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ln a नॉट माइनस x। आप इसे करोगे ln a नॉट माइनस x, ln a नॉट माइनस x लिख दोगे, और उस साइड तो kt पहले से है तो आप उसे kt एज इट इज छोड़ दोगे। अब क्या करोगे कि आपको ln a नॉट माइनस x कहां से इंटीग्रेट करने के लिए दिया गया था, 0 से x तक के इंटीग्रेशन के लिए दिया गया था, 0 से x तक इंटीग्रेट कर लो। अब क्या करोगे, इसकी वैल्यू हमें लिखना आपको बता रहा हूं, फाइनल रिजल्ट नहीं बता रहा हूं आपको, इसकी वैल्यू को लिखते कैसे हैं वो बता रहा हूं। आप एक वैल्यू को पुट करोगे तो आप क्या करने वाले हो यहाँ पर, है ना, आप यहाँ पर क्या करने वाले हो, ln a नॉट माइनस x लिखोगे, ये x है, ठीक है, आप लिखोगे ln, वैसे इंटीग्रेशन किसी काम की नहीं है लेकिन फिर भी अगर आपसे कभी पूछी जाए, अगर एनसीईआरटी को देख लेना, अगर उसके अंदर होगी तब आप क्या करोगे, उसको बेसिकली दिमाग के अंदर उतारोगे, इस इंटीग्रेशन को सिखा दे रहा हूँ, मैं समझा दे रहा हूँ, बेसिकली कोई जरूरत नहीं है कि ऐसे हम इसको करें ln a नॉट, है ना, और ये kt के इक्वल तो है ही ऑब्वियसली पहले से, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप क्या करोगे कि इसे फाइनल लिख सकते हो कैसे, ln कॉमन लिया a नॉट अपॉन में a नॉट माइनस लिख सकते हैं ना, ln a प्लस ln b का फॉर्मूला लगा सकते हो ना यार, इतना तो लॉग पढ़ा होगा 11th क्लास के अंदर, नहीं पढ़ा हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता, आपको लॉग पढ़ना पड़ेगा। वैसे हम कोशिश करेंगे कि हम लॉग के ऊपर आपके लिए एक वीडियो लेकर आ जाएं जल्दी ही, लेकिन अभी नहीं, बहुत टाइम है उसके अंदर, तो खैर उससे पहले आप लॉग पढ़ लो। केटी मैं नहीं, वो आईआईटी वाले लेकर आएंगे आपके लिए लॉग की वैल्यू, है ना, तो आप उस पे जाकर आईआईटी की प्लेलिस्ट के अंदर जाकर लॉग की प्लेलिस्ट पे शायद, या मैं ही लेकर आ जाऊं या कुछ भी हो सकता है, जैसी आपकी डिमांड रही, आप कमेंट में बता सकते हो कौन लेकर आए, है ना। के इज इक्वल्स टू, तो के इज इक्वल्स टू आप क्या लिखोगे, ln बाई टी, आपके निकालने जा रहे हो ना अब ln बाई टी, है ना, ln बाई टी, और यहाँ लिखोगे अंदर की तरफ क्या लिखोगे, ए नॉट अपॉन में ए नॉट माइनस एक्स, है ना। मैं ही लेकर आऊंगा, मुझे लग रहा है लॉग के लिए आपको एक लेक्चर बहुत जल्द, है ना, ए नॉट माइनस एक्स, बहुत 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 शानदार वैल्यू निकल के आएगी। ये वैल्यू याद नहीं रखनी, वो ये वैल्यू मत याद कर लेना, मैं जो वैल्यू बता रहा हूँ वो याद करना है, ठीक है। इसको कैसे लिखोगे, देखो ये वैल्यू आप याद कर सकते हो, एलएन को अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हो लॉग के अंदर, क्योंकि आपने लॉग पढ़ा है, एलएन नहीं पढ़ा, आप अगर लॉग को कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप 2.303 लॉग लिखोगे, है ना। तो इसकी वैल्यू को कैसे लिख सकते हैं, फाइनल रिजल्ट में बता रहा हूं, वो वैल्यू आपको क्या करनी है, रट लेनी है। अगर आपने नहीं रटी तो हो जाएगा आपका काम खत्म, है ना जी, आपको रटनी है। तो के की वैल्यू को अगर आप एलएन रिमूव करोगे तो जो फाइनल रिजल्ट मैं बता रहा हूं 2.303 और ये हो जाएगा अपॉन में टी, है ना, अपॉन में टी मल्टीप्लाइड बाय लॉग, ये एक्स नहीं है लॉग, मल्टीप्लाइड बाय लॉग, अब आपके सामने आएगा ए नॉट अपॉन में 80, ए नॉट अपॉन में 80 में जो ये है ना, ये जो चीज है इसको एक बार रिमूव कर देता हूँ आपके लिए ताकि कोई दिक्कत ना हो, वरना कहीं आपको लगे ये कोई मल्टीप्लीकेशन में सर आपने ये क्या लिख दिया, हम परेशान हो गए, ये एक्स नहीं है, ये मल्टीप्लीकेशन में लॉग उसी के साथ, क्या ये बात समझ में आ रही है। अब देखो, है ना, अब देखो कि 2.303 अपॉन में टी लॉग ए नॉट बाई 80 हो जाएगा। ऑब्वियसली आपको यही इक्वेशन याद रख लेनी है, 2.303 अपॉन में टी लॉग ए नॉट बाय 80, है ना, ये इक्वेशन आपको याद रख लेनी है। इक्वेशन आप कैसे भी करके क्या करोगे, लर्न करोगे, क्या करेंगे, लर्न, है ना, लर्न हो गया। अब ये चीज याद रखो, छाप लो भाई, और बातें बताता हूँ इस पे। ए नॉट इज द इनिशियल कंसंट्रेशन, 80 इज द कंसंट्रेशन ऑफ द कंसंट्रेशन एट टाइम टी, ये बातें आपको पता है। अब इसके आगे अगर मैं आपको यार और चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सली बता दूं ना, तो इसमें आप एंटीलॉग भी ले सकते हो, है ना, एंटीलॉग के जरिए भी कर सकते हो, लेकिन आप ये फाइनल याद करोगे, मैं आपको बता देता हूँ, इसी में बता देता हूँ, याद याद रखना इस चीज को, है ना, रफ कर रहा हूं मैं, रफ कर दिया मैंने, है ना। अब मैं आपको अगर एंटीलॉग के अंदर इस बात को बता दूं तो आप 80 की वैल्यू को एक और तरीके से लिख सकते हो,
एंटी लॉग में बता रहा हूँ डायरेक्टली, है ना, उसमें मैं आपको कुछ कराने नहीं जा रहा हूँ कि इस तरीके से करते हैं, इस तरीके से आपको याद भी नहीं करना ये तो। एक्चुअली क्या है ना, मैं आपको एक ग्राफ बताऊंगा, या आपके बुक्स में दिया होता था, आप कंफ्यूज होगे देख के उसे, सर ये क्या था, अचीव इट वालों ने तो बताया ही नहीं, चैनल ने कुछ बताया ही नहीं, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ AT इज इक्वल्स टू A नॉट माइनस E की वैल्यू KT, है ना, E की वैल्यू KT। जैसे आप किसी का वो करते हो, क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल करते हो, एंटी लॉग लेते हो, तो वहां पे आपको KT लगाना पड़ जाता है, पढ़ा भी होगा ये शायद से। और आप इसे लिख सकते हो AT, ये क्या हो गया, कुछ भी कर देता रहता है स्टाइलस ये, है ना, तो AT, है ना, AT यहाँ लिख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हो A नॉट डिवाइडेड बाय E की वैल्यू माइनस का KT, है ना, यही बात है, आप याद रख सकते हो, एंटी लॉग के अंदर ये बातें याद रखोगे कि इस तरीके से भी आप लिख सकते हो इसको, ये A नॉट है और मल्टीप्लिकेशन। अब इसके अंदर मैं आपको कुछ ग्राफ्स नहीं, मतलब कुछ बातें बताना चाहूंगा जो बातें आपके लिए काम की है, मतलब कि जो ग्राफ है इसको बताना चाहूंगा, आप छापों में जल्दी आपको ग्राफ बता देता हूँ। ग्राफ क्या है, देखो हमारे पास कुछ ग्राफ बनाने के लिए अवेलेबल है भाई, नहीं कुछ नहीं अवेलेबल है, देखो कहाँ गई पेन, यहाँ ये। ग्राफ कैसे बनाएंगे, देखो ग्राफ कैसे बनाएंगे, अब ग्राफ ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ, है ना, आप ग्राफ बना रहे हो उसके, ग्राफ, इसके लिए दो ग्राफ आते हैं, है ना, दो ग्राफ आएंगे, जैसे कि एक ग्राफ आप बना रहे हो, ये इस तरीके का ग्राफ बना रहे हो, किसका वर्सेस किसका है वो देखते हैं। ये है आपका 80 वर्सेस टाइम का ग्राफ, जो आपका 80 है ना, 80 वर्सेस टाइम का ग्राफ, और यहाँ आपको कंसंट्रेशन ए नॉट जो है वो दिखाना कैसे वेरी कर रही है, 80 और टाइम टी का ग्राफ। तो आप देखोगे ए नॉट जो है वो कुछ इस तरीके से वेरी करना स्टार्ट कर देगी। आई होप ये आपको लगेगा कि ये घट रही थी, फिर कुछ 10 to 0 होने लग जाएगी, तो ये कुछ टाइम टी पर ऐसा कुछ होने लग जाएगा, है ना, ये यहाँ पर आप ए नॉट लोगे, कुछ इस तरीके से क्या वैल्यू थी, कुछ ए नॉट से रिएक्शन स्टार्ट हुई थी, फिर रिएक्शन इस तरीके से घटने लग गई। आर की बात हम करते हैं कि ये जो है ना ग्राफ, ये इस तरीके से कुछ घटना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, तो यहाँ ये एक पहला ग्राफ आप याद रखोगे, ए नॉट कुछ इनिशियली कंसंट्रेशन था, उसके बाद वो घटना स्टार्ट हो गई टाइम के साथ। दूसरी चीज आप एक ग्राफ के अंदर और क्या याद रखोगे, ग्राफ के अंदर और क्या याद रखोगे, वो है आपका रेट और ए का कंसर्न, मतलब रेट और ए का क्या है, रेट और ए का रिलेशन क्या है, जैसे मैं आपको ए बताया था ना पहले, जो ए से बी जा रहे थे उसमें जो ए निकाला था हमने, याद होगा, है ना, तो यार ये ग्राफ याद कर लेना, आर इज इक्वल्स टू, ये ग्राफ इस तरीके से कांस्टेंट आता है, आर इज इक्वल्स टू के टाइम्स ऑफ ए। अरे बताया था ना ए से बी जा रहे हैं तो ए का कैसे लिखेंगे, इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो आपने कहा था सर इस तरीके से लिखेंगे, है ना, इस तरीके से लिखेंगे, तो वो नहीं है, वो इस तरीके से कांस्टेंट आता है। ये दोनों ग्राफ्स आपको याद रखने हैं, मैं आपको मिटा देता हूँ ना, आप कहेंगे अचीव इट वालों ने क्या, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यार और क्या कर सकते हैं, क्या है हमारे पास स्लाइड्स में, और लेक्चर थोड़ा बड़ा होगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ, ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो जाएगा आज। क्लियर ऑल राउंड, मैं तो इसके साथ कुछ क्वेश्चंस भी रखने वाला था लेकिन नहीं रखे, हम सीधे प्रैक्टिस सेशन कल के लेक्चर में करेंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं, ये तो मैंने स्लाइड छोड़े थे, इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये इंडिपेंडेंट है ना, इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन की, मतलब आप जब इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट देख रहे हो ना, तो उसके इंडिपेंडेंट आपको मिलेगा, जैसे कि हाँ, एक और चीज आप याद रख लो ना, जैसे ये नहीं, मतलब ये हाफ लाइफ, हमें हाफ लाइफ पहले निकालनी होगी, मैं तो पहले ही बता दिया, ये स्लाइड्स में दिक्कत है आज, पता नहीं, है ना, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमने पूरा समझ लिया, यहाँ पर हमारे पास कुछ समझना बाकी है, एक मिनट पीछे हो जाओ, हाँ, यहाँ पे कुछ समझ लेते हैं, पहले कुछ बातें कर लेते हैं आपसे, हंसी मजाक नहीं, कुछ अच्छी बातें करें। देखो हाफ लाइफ और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, अगर आपको लिखी हाफ लाइफ लिखना है, इसके लिए क्या कैसे लिखते हैं वो देखते हैं, एटी इज इक्वल्स टू आपको क्या लिखना है, एटी गिवन है और टी इज इक्वल्स टू आपको टी हाफ लिखना है ना, ये तो करना है, एटी इज इक्वल्स टू एटी और टी हाफ लिखना है। अब आप क्या करोगे, एटी इज इक्वल्स टू ए नॉट बाई टू हो जाएगा, ऑब्वियसली ए नॉट बाई टू हो जाएगा, तो आप क्या करोगे, ए नॉट बाई टू हो जाएगा, आप क्या करोगे, एटी की वैल्यू जो होगी वो ऑब्वियसली आपको पता है ना कि एटी इज इक्वल्स टू ए नॉट माइनस टी आपको करना पड़ेगा, तो एटी इज इक्वल्स टू ए नॉट बाय टू हो जाएगा, इस तरीके से आप याद रखोगे इस चीज को। आप क्या करोगे, हाफ लाइफ निकालने के लिए आपसे कह दिया क्वेश्चन है, हाफ लाइफ निकालना है ना, अब यहाँ पर क्या करोगे, के की वैल्यू क्वेश्चन, ये बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है, के इज इक्वल्स टू जो हमने फॉर्मुला पढ़ा था अभी, 1/t क्या पढ़ा था बेसिकली, 2.303 वाला वगैरह वाला फॉर्मुला पढ़ा था, वही फॉर्मुला है, उसका एलएन फॉर्म में लिख रहा हूँ क्योंकि आसानी होगी ना, 2.303 लिख रहा हूँ बैठ के कब तक भाई, वैसे ही स्टाइल इतना अच्छा काम करता है, ए नॉट बाई टी, है ना, ए नॉट बाई टी। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, ए नॉट को रिप्लेस कर दो ए नॉट बाई टू से, आपने जैसे ए नॉट को ए नॉट बाई टू से रिप्लेस किया, एटी तो ए नॉट था ना, है ना, एटी तो ए नॉट ही था,
तो ऑब्वियसली 80 नॉट था। अब यहाँ पर क्या देखो, यहाँ पर क्या लिख सकते हो, 1/t है ना, ln ए नॉट आपने रिप्लेस कर दिया। अब आपने क्या करा है कि 80 नहीं, ए नॉट तो ए नॉट रहेगा, आप 80 तो ए नॉट बाई 2 था ना, तो यहाँ पे 2 की मल्टीप्लीकेशन कर दोगे और अपॉन में ए नॉट लिख दोगे। अरे 80 ए नॉट बाई 2 था ना, तो ए नॉट यहाँ लिख दिया। अब इसको काट दो यार, तो क्या मिल जाएगा तुम्हें फाइनली, फाइनली क्या मिल जाएगा, 1/t है ना, ln2 अपॉन में k। ln2 की वैल्यू बताई नहीं जाती है, इसे आपको सिखाया नहीं गया होगा कि ln क्या होता है, बेसिकली लॉग सिखाया गया होगा। तो आप इसकी वैल्यू याद रखो 0.693, कांस्टेंट है जो कि 0.693 है ना, 0.693। तो इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, इसकी सिंपल वैल्यू आ जाएगी 0.693 बाई के। तो 1/t है ना, 0.693 हो जाएगा 0.693 अपॉन में k। क्या ये बातें याद है आपको? आगे बढ़ते हैं यार, गाना वाना नहीं गाएंगे और आगे बढ़ते हैं। तो ये आप नोट करो जरा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। इसके बाद एक और अच्छी बात मैं आपको बता देता हूँ इसमें, बहुत शानदार बात। उसके बाद कुछ ग्राफ्स और बाकी है हमें देखने के लिए, है ना, उसको कुछ एप्स जो कुछ और ग्राफ्स, उसके बाद एन लाइफ की बात करेंगे। एन लाइफ के बाद यार उसके बाद हम स्यूडो फर्स्ट रिएक्शन की बात करेंगे, फिर लेक्चर को कहीं ना कहीं एंड करने की कोशिश करेंगे। लेक्चर बड़ा है ना, आज का लेक्चर थोड़ा बड़ा है, देखते हैं क्या होता है। आपने नोट कर लिया होगा, मैं आगे बढ़ता हूँ टाइम ना वेस्ट करते हुए। चलो भाई आगे बढ़ते हैं यार। यहाँ पे लिखा है आपके लिए एक चीज लिखी हुई है, इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये क्या मतलब है, इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट? इसको इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से फर्क नहीं पड़ता क्या है, इंडिपेंडेंट है। ये बात आपको याद रखनी है कि जो इसकी हाफ लाइफ है ना, जो इसकी हाफ लाइफ है वो इंडिपेंडेंट है। मतलब देखो, जैसे जैसे आप जो हाफ लाइफ निकाला ना आपने, कि हाफ लाइफ निकाला इसके लिए, तो यहाँ पर जो आप जो वैल्यू निकल के आई थी टी हाफ की, क्या निकल के आई थी वो वैल्यू, वो थी ln बाय के, ln2 बाय के। तो वहां पर आपने ln2 बाय के को जब देखा तो वो इंडिपेंडेंट थी इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल क्या आपने क्या निकाला था, टी हाफ की वैल्यू क्या निकाली थी, टी हाफ की वैल्यू आपने कुछ यही तो निकाली थी, ln बाय के। मैंने यही आपको बताई थी ना, कुछ और तो नहीं बताई थी ln बाय के। कहीं हमसे गलती तो नहीं हो गई वहां पे, एक मिनट रुक जाओ। जो भी है, आप एक बात याद रखना कि यार के की वैल्यू तो मैंने आपको बहुत पहले बता दी थी कि के को दो फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे अभी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लिख के आए तो उसमें 2.303 लिख सकते हैं, या फिर तो ऐसे लिख सकते हैं ln a नॉट बाई टी। तो यार 80 तो यहाँ पर मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, 80 तो a नॉट बाई 2 हो जाएगा। जैसे ही 80 a नॉट बाई 2 होगा वैसे ही सब कटेगा, और आपके लिए जो वैल्यू मिलेगी टी हाफ की, वो क्या मिलेगी, टी हाफ की वैल्यू यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगी, टी हाफ की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, ln बाय के मिल जाएगी, क्योंकि ln2 बाय के ln2 बाय के मिल जाएगी। ln2 की वैल्यू मैं आपको डिफाइन कर दी थी कि वो है 0.93। एक बार पिछले वीडियो को रिवर्स करके देखना, शायद मैंने कुछ गलती कर दी है। टी हाफ इज इक्वल टू ln2 बाय के मिलेगी। ln ये स्क्वायर नहीं है, ln2 है ना, ln2 है। अब इस ln2 की वैल्यू का तो पता है यार 0.693 होता है, तो 0.693 है ना, ये हो जाएगा टी, और ये हो जाएगा हाफ, ये हो जाएगा 0.693 बाय के, 693 बाय के, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर ये जो टी हाफ है ये इंडिपेंडेंट है, किससे इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन। ये जो टी हाफ है ये इंडिपेंडेंट है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन, जिसको इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से फर्क नहीं पड़ता। तो इसके लिए अगर मैं ग्राफ बना दूं टी हाफ की और ए नॉट वर्सेस कोई ग्राफ बन जाए, अगर यहाँ पे ग्राफ बनाया जाए कि टी हाफ और ए नॉट का ग्राफ क्या, अगर यहाँ ए नॉट रखा जाए और यहाँ टी हाफ रखा जाए, तो इसको तो फर्क नहीं पड़ता, ये तो कांस्टेंट है। ए नॉट कुछ भी करते रहो, क्या फर्क पड़ता है, ए नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन थी ना, ए नॉट तो कुछ भी करते रहो, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए कांस्टेंट होता है। ये सिर्फ और सिर्फ के जो होता है, ये के है, मतलब ये कांस्टेंट के लिए हम के को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये क्या है, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, पहले ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम इसे कर रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये बात याद रखनी है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, है ना। चलो जी आगे बढ़ते हैं, और इसके पीछे और भी चीजें समझ लेते हैं, आप करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जैसे जैसे हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए डिफाइन किया था ना, कि उसको जो डिफरेंस था वो इक्वल आ रहा था, मतलब डिफरेंस में अगर हम t इज इक्वल टू 0 पर 100 मोलर कह रहे तो t इज इक्वल टू 90 पर जो था वो 90 मोलर हो जाएगा। इसी तरीके की कुछ बात करी थी।
तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम ऑफ रिमेन सेम। रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन, जैसे आप क्या कर रहे हो, आप R से P बना रहे हो, तो रेशियो जब ले रहे हो ना, जैसे कि आप T इक्वल टू 0 पर लोगे, है ना, T इक्वल टू 0 पर लोगे तो आपको क्या दिखेगा, 100 मोलर दिखेगा, है ना। T इक्वल टू 10 पर जा रहे हो तो आपको यहां पर 50 मोलर दिखना स्टार्ट कर देगा। रेशियो देख लो भाई, रेशियो देख लो, T इक्वल टू 10 इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, टाइम इक्वल है बिल्कुल, इतने लिख दूं बस, समझ जाओगे। T इक्वल टू 30 पे जाओगे और जब तो 25 का 12.5 हो जाएगा, 40 पे तो 6.25 हो जाएगा, 6.25 का भी अगर हाफ करना है तो 2 पॉइंट कितना हो जाएगा, 2.214 ऐसे कुछ हो जाएगा ना, जो भी है, तो आप वहां पे जाओगे ना, हाफ करते करते चले जाओगे। रेशियो लिया, रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन द इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज सेम, है ना, यहाँ पर वही लिखा हुआ है, रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम रिमेन सेम। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आगे बढ़ते हैं, आप छाप लो, अब मैं इसे रब कर रहा हूँ, समझ लिया होगा आपने, है ना जी। आगे बढ़ते हैं, नोट्स बनाते हैं ना, नोट्स वोट्स नहीं मिलने वाले यहाँ पर, ये मत सोचना यहाँ पर हम आपको नोट्स देके पागल करेंगे। ग्राफ समझ लेते हैं कुछ, जल्दी समझो यार, ग्राफ समझ लेते हैं, वीडियो ऐसी बहुत बड़ी हो रही है ना, ग्राफ समझ लेते हैं। देखो ग्राफ, मैं कुछ ग्राफ बता रहा हूँ आपको, ग्राफ याद रखना फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ठीक है। ग्राफ में सबसे पहला ग्राफ है रेट और ए का ग्राफ, जो आपका रेट है और ए का क्या ग्राफ है, रेट और ए की क्या बात है, वो ग्राफ समझते हैं। यहाँ भी वही सिनेरियो है, ठीक है, जैसे हमने वहां पर पीटी और किसका ग्राफ समझा, टेन का, यहाँ पर जैसे बी का टाइम के साथ ग्राफ समझा था, ए का टाइम के साथ ग्राफ समझा था, उसी तरीके से यहाँ पे ग्राफ समझेंगे। ग्राफ क्या है, रेट, रेट को वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इसको ए एक्सिस पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आपको ये जो मिलेगा ना रेट, यहाँ पर रेट क्या मिलेगा, कांस्टेंट के मिल जाएगा। यार वैसे पढ़ाई के साथ यार गाते वाते रहना चाहिए हम टीचर्स को, टीचर्स क्या मतलब बेसिकली लेक्चर देते वक्त, तो यार ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आर की वैल्यू के, है ना। अब अगर आप बात करते हो पढ़ते वक्त नहीं गाना आपको, है ना, स्टार्ट करो, ठीक है, ये बात आप ही जल्दी नोट करेंगे कि ग्राफ और रेट और टाइम का ग्राफ, ठीक है। दूसरा ग्राफ है एटी और टाइम का ग्राफ, ये देखो, अब आप करोगे यहाँ पर ए का कंसंट्रेशन टाइम टी पर और टाइम का ग्राफ, जब टाइम बढ़ाते जाओगे कैसे घटाते जाओगे वो आपको समझ में आने लग जाएगा, टाइम टी पर, है ना। तो यार ये कुछ जब टाइम के साथ देखोगे ना, इसका कुछ घटता हुआ चीज दिखेगी आपको, घटती हुई चीज दिखेगी इस तरीके से, है ना। ये एक्सपोनेंशियली निकल के आया है, जो मैंने आपको एक्सपोनेंशियली बताया था ना, एटी इज इक्वल्स टू में ए नॉट, ये वहां से निकल के आया है, ए नॉट मल्टीप्लाइड बाई ए की पावर माइनस के टी। बेसिकली ये ए की वैल्यू पे ये मत लगाओ, आप एक काम करो, ये एटी और केटी का ग्राफ, ये एटी और के का, ए और टाइम का ग्राफ है ना, तो आप देखो एक्सपोनेंशियली कुछ रेस होता हुआ दिखेगा, ए और टाइम का ग्राफ आपको दिखेगा, है ना। ये देख लेते हैं, यहाँ पर एटी इक्वल टू ए नॉट माइनस केटी, तो कुछ एक्सपोनेंशियली कम होता दिख रहा है ना। अब इसी तरीके से बीटी और केटी का ग्राफ देख लो यार, यहाँ पे बना देता हूँ बीटी और केटी का ग्राफ, बस चलो इसे रफ कर देते हैं हम। देखो बीटी और केटी का ग्राफ आप लोग देखोगे ना, तो आपको क्या दिखने वाला है, जिंदगी में कुछ आनंद दिखने वाला है यार, बहुत मजा आएगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बीटी, थोड़ा बड़ा बड़ा लिख लें यार, हाथ दुख गए, बीटी और टाइम का ग्राफ यहाँ है ना, और आप एक काम करोगे, इसे इस तरीके से लेके जाओगे यहाँ से, यार आप इस तरीके से लेके जाओगे, इस तरीके से, पहले आपको कुछ इस तरीके से कांस्टेंट दिखने लगेगा, उसके बाद आपको बढ़ता होता, ऑब्वियसली। काम करो, इसे ऐसे नहीं, ऐसे नहीं बनाएंगे इसे, हम कुछ इस तरीके से बनाएंगे, मैं बताता हूँ कैसे। आप इसे कुछ इस तरीके से बनाओगे, इस तरीके से, जैसे वो नीचे ये कुछ यार ये ग्राफ गलत बन रहे हैं, तो डिजिटल बोर्ड पर भी अगर हम नहीं यूज कर पा रहे तो फिर ग्राफ गलत बन रहे, रुक जाओ, एक बार मैं बनाता हूँ ग्राफ को फिर से, वेट फॉर अ मिनट, है ना। इस तरीके से ग्राफ बनाओगे आप, कुछ इस तरीके से ग्राफ आपको आता हुआ दिखेगा, ये उठता हुआ नहीं है, बेसिकली सीधा ग्राफ है ना, इस तरीके से कुछ है ये, इस तरीके से आप याद रखेंगे। मैं ड्राइंग मैं क्लियर कर रहा हूँ, बना दो बीटी और टी का ग्राफ, ठीक है, सिंपल। आगे बढ़े, आगे देखते हैं क्या यार स्लाइड्स में हमारे पास, और वैसे मैं आपको एक ही स्लाइड में सबको समझा सकता हूँ। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर एन हाफ लाइफ, अगर एन हाफ लाइफ तक हमने तो 1 लाइफ पढ़ा, 2 लाइफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए पढ़ा, फर्स्ट हाफ लाइफ के लिए पढ़ा, अब अगर मैं आपसे कह दूं कि एन हाफ लाइफ हो जाए, है ना, एन हाफ लाइफ हो जाए, तब आप क्या कहोगे मुझसे,
एन हाफ लाइफ का मतलब है कंसंट्रेशन ऑफ एन हाफ लाइफ। ग्राफ रहेगा या टी हाफ और ए नॉट का ग्राफ, वो जरा देख लो, है ना, बता देता हूँ। जरा एक बार यहीं यहीं पे बता दूं यार, देखो ये हमारे पास ग्राफ है, ये इसके अंदर कुछ नहीं है, ठीक है, अभी इसके अंदर कुछ नहीं है, ये है ए और हाफ, और यहाँ पर ए नॉट के बीच का ग्राफ, ठीक है, इन दोनों के बीच का ग्राफ है ये, आप ये बात याद रखेंगे, ए नॉट के बीच का ग्राफ है ये, इस तरीके से कांस्टेंट चला जाता है, ठीक है, ये बात याद रखेंगे, आगे बढ़ते हैं। अगर आपके लिए कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड हाफ लाइफ, इसके लिए जनरल सा फॉर्मूला आपको याद कर लेना है, वो फॉर्मूला क्या है, वैसे आप जब क्वेश्चंस को सॉल्व करने दिखोगे ना एन हाफ लाइफ के लिए, तो आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, नॉर्मली आपको दिखने लग जाएगा कि हो क्या है जिंदगी के अंदर, ए नॉट, बस ये फॉर्मूला आप लगाने लग जाना, ठीक है, और आपका काम बनने लग जाएगा, और यहाँ पे एन लगा दो इसके ऊपर, बस हो गया काम, हो गया काम, हो गया। एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाफ लाइफ, ठीक है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ के लिए है ना, जैसे नंबर ऑफ हाफ लाइफ होता जाएगा, नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितनी हाफ लाइफ है, ठीक है, तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ उसके ऊपर एन लगा दो सिंपली, तो ये चीज आपको मिल लग जाएंगी, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ एन हाफ लाइफ के लिए फॉर्मूला याद कर लो, बाकी आपको जो देगा वो आप डायरेक्ट एन की वैल्यू को पुट कर देना, आपको आंसर मिलता जाएगा। आगे बढ़ते हैं यार, और बातें करेंगे जल्दी जल्दी, है ना। अब हमारे पास है यार फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द टर्म्स ऑफ प्रेशर, अगर उसने प्रेशर के टर्म्स में पूछ लिया, है ना, अगर एक मिनट ये क्या है, ओहो अगर उसने प्रेशर के टर्म्स में पूछ लिया, है ना, प्रेशर के टर्म्स में, तब आप क्या करोगे, तो कुछ नहीं करोगे, जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था के की वैल्यू इज इक्वल्स टू में, ऐसे लगता है ना 2.5x में 2.303, है ना, और ये कैसे बोल रहा हूं मैं 1x पे 2.303 अपॉन में टी, है ना, अपॉन में टी, और यहां पर आप लो लॉग और ए नॉट, वैसे मेरा पेन यार 0.25x की स्पीड में चलता है, पता है, ए नॉट अपॉन में टी, है ना, इस तरीके से। अब इसमें क्या करो कि ए नॉट, क्योंकि देखो कंसंट्रेशन में आपको अगर एक चीज बताऊं ना, एक चीज याद दिलाऊं, कल की चीज याद दिलाता हूं पहले, कंसंट्रेशन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के, ये बात आप याद रखेंगे। दूसरी चीज आज की जो याद दिला रहा हूं, कंसंट्रेशन याद कर दिला रहा हूं, बता रहा हूं, कंसंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, पी, यानी हम यहां कैसे कह रहा हूं ये मैं, आपने एक वैल्यू पढ़ी थी P इज इक्वल्स टू CRT इन क्लास 11, नहीं पढ़ी क्लास 11 किसी ने, पक्का है ना, तो जिसने पढ़ी उसको भी पता होगा, P इज इक्वल्स टू CRT, है ना, जब आपको मैं नहीं सॉरी, जब आप 11th में पढ़ रहे थे कुछ स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ रहे थे, ब्राह्म लॉ वगैरह में आप गए होगे, तो वहां पे आपके डाल्टन्स लॉ में आपको दिखा होगा P इज इक्वल्स टू CRT, सिंपल। अब क्या करोगे कि इस A नॉट बाय AT की वैल्यू को P नॉट बाय PT से रिप्लेस कर दो, है ना, ए नॉट बाई एटी की वैल्यू को पी नॉट बाई पीटी की वैल्यू से रिप्लेस कर दो, तो के मिल जाएगा, है ना, 2.303 अपॉन में टाइम टी, और आप कर दो लॉग पी नॉट बाई पीटी, है ना, पी नॉट बाई पीटी, पीटी इज द प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी एंड पी नॉट इज द इनिशियल प्रेशर ऑफ टाइम, है ना। इस पे भी मैं आपको काफी सारे न्यूमेरिकल्स, 2 न्यूमेरिकल्स 3 न्यूमेरिकल्स इस पे भी कराऊंगा, ताकि आपको एक बात क्लियर हो जाए कि करते कैसे, निकालते कैसे, क्योंकि ए नॉट और एटी तो निकालना आता है, ये नहीं निकालना, लेकिन हम वो कल के प्रैक्टिस सेशन में करेंगे, आज इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि हम इसको रिएक्शन क्वेश्चन सॉल्व करने बैठेंगे, है ना। अब मैं शायद आपको पहुंच चुका हूँ कि मैं आखिरी चीज यहाँ पर करा रहा हूँ, वो स्यूडो होगा, नोट करेंगे जल्दी से। यार एक कॉन्सेप्ट आता है कि आपको क्वेश्चंस में कॉन्सेप्ट दिखेगा, मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा देता हूँ और आप क्वेश्चन अपने आप बना लेना, क्यों, देखो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से कहते हैं, कॉन्सेप्ट कहते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर क्या होता है, जैसे आप कोई कंसंट्रेशन ले रहे हो C प्लस ए, मतलब कोई रिएक्शन ले रहे हो C प्लस ए, और ये B बन रही है ना, ये B बन रही है इस तरीके से, यार एक काम करते इरेज कर ले थोड़ा सा, अच्छा होगा हमारी जिंदगी के लिए, ये B बन रही है ना, ऐसा कुछ रिएक्शन लिख के दे दिया आपको। अब आपसे कह रहा है कि इसका ऑर्डर ऑफ OOF का मतलब आज से आप डालेंगे, OR का मतलब आज से आप क्या याद रखोगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू 2। आपसे कोई कह दे रेट क्या है, आपसे कोई कह दे रेट क्या है, तो आप लिखोगे के सी का टाइम्स ए का टाइम्स, यही लिखोगे, है ना। ये तो आपके लिए ऑर्डर ऑफ रेट हो गया, सिंपली ऑर्डर ऑफ रेट आपको दिख रहा है कि ऑर्डर 2 है, क्योंकि सी की खोपड़ी पर भी 1 है, की खोपड़ी पर भी 1 है, तो आप रिएक्ट कर दोगे। लेकिन यहां पर क्या होता है कि रिएक्टेंट, यहां पर क्या होता है ना, कि वो अगर ये कह दे कि सी इज बहुत ज्यादा,
मतलब सी का कंसंट्रेशन एक्सेस में है। किसके कंसंट्रेशन से? ए के कंसंट्रेशन से सी का कंसंट्रेशन एक्सेस में है। तो आप कहेंगे कि अगर सी का कंसंट्रेशन एक्सेस में है तो उसका ऑर्डर हम लेंगे ही नहीं, उसको हम लेंगे ही नहीं अगर उसका कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो गया। तो अगर मैं सी को रिमूव करूंगा, सी को रिमूव करना पड़ेगा, इसका कॉन्सेप्ट यही है। अगर सी को रिमूव कर दिया तो आपकी वैल्यू फाइनली ए बच जाएगी, यानी आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को अब 1 बोलोगे। इसे कहते हैं स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन, स्यूडो और नकली ऑर्डर रिएक्शन। फिर से ओआर लिखूंगा आपके लिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा इसका? 1 हो जाएगा ऑब्वियसली, इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 हो जाएगा। तो इसको हम कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए डिफाइंड होता है ये, है ना, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए डिफाइंड होता है। अब अभी हमारे पास एक दो कॉन्सेप्ट और बचे हुए हैं, है ना। एक बारी इसके एग्जांपल्स भी देख लेते हैं, हमारे स्लाइड में ऐड किए होंगे, तो आप जल्दी नोट करिए, आगे देखते हैं। रेट डजंट डिपेंड, देखो यहाँ पर लिखा भी है वही सेम चीज यहाँ पे लिख दी गई है ना। तो यहाँ पे लिखा है रेट डजंट डिपेंड ऑन रिएक्टेंट, रेट डजंट डिपेंड ऑन दोस रिएक्टेंट व्हिच टेकन इन एक्सेस, उस रिएक्टेंट को हम लेंगे ही नहीं जो एक्सेस में लिया होगा, इसलिए हम इसे कहते हैं स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन 1 होता है एसिड कैट, ये एसिड है यार, ये क्या लिख दिया, ये एसिड है ना, ये एसिड है। जैसे एक एग्जांपल है, दो एग्जांपल्स हैं, एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, एसिड कैटालिसिस हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, है ना, पिछले साल भी पढ़ा होगा और ये वही है। दूसरी चीज है कि इन्वर्जन ऑफ शुगर, जब भी हम सुक्रोज से फ्रुक्टोज प्लस ग्लूकोज बनाने की बात करते हैं तब इन्वर्जन ऑफ शुगर पढ़ते हैं, है ना, उसको कहते हैं। दो चीजें आपको याद रखनी है स्यूडो ऑर्डर के एग्जांपल्स। आप कर रहा हूं, नोट कर सकते हैं आप, नोट कर लो भाई, यहाँ पर बस एसिड कर लेना इसे, और क्या फर्क पड़ता है। आगे बढ़े, nth ऑर्डर रिएक्शन। अब हमारे पास यार हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ा, nth ऑर्डर रिएक्शन, nth ऑर्डर रिएक्शन पढ़ते, एक मिनट का वेट करेंगे। यार एक काम करते हैं ना कि जो वीडियो काफी बड़ी हो गई है, तो एक काम करते हैं, इसमें आपको मजा नहीं आएगा देखने में, तो काम करते हैं कल यहाँ से nth ऑर्डर रिएक्शन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, रिएक्शन से स्टार्ट करेंगे, तो है ना। तो कल के लेक्चर के अंदर हम प्रैक्टिस सेशन भी करेंगे और nth ऑर्डर रिएक्शन की छोटा सा ही कॉन्सेप्ट है, बस 3 से 4 मिनट का, है ना, तो वहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, अचीव इट, है ना, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अचीव इट, इस तरीके से, है ना जी। तो आप करेंगे थैंक यू फॉर वॉचिंग, अचीव। तो कल यहाँ से हम nth ऑर्डर रिएक्शन की बात करेंगे, उसको भी कल खत्म करेंगे। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड स्टे ब्लेस्ड।